हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे आता है और स्कूल लेवल पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प करेगा ये। आइए पेपर को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ही हैज़ बीन रीडिंग डैश 2 hours। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, ए फ्रॉम, बी सिंस, सी फॉर एंड डी टिल। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये है हमारा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है हैज बीन। हम जानते हैं कि जब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन यूज हो तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो प्रीपोजिशन के यूज करते हैं, एक फॉर और एक सिंस। ठीक है, तो हम क्लियर हो गए कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी या सी में से कोई एक होगा। ठीक है, एज पर रूल। अब देखते हैं, ये समझते हैं कि कहाँ सिंस का यूज होता है और कहाँ पे फॉर का यूज होता है। तो आप एक चीज़ याद रखें कि जहाँ भी टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, जैसे कि 4, 6, 8, कुछ भी अगर टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो ऐसे जगह पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर का इस्तेमाल। और कहाँ, अगर कहीं पे भी या किसी भी जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ पे हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम दिया है मॉर्निंग, या फिर एक टाइम दिया हो 8 AM 7 AM से वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? टोटल पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो स्टार्टिंग पॉइंट के टाइम पे हम लगाएंगे सिंस। ठीक है, और अगर टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ लगाएंगे फॉर। ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसे हम मेमोरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक ऐसे वाटर बॉडी का नाम बताइए जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, सी, रिवर, स्विमिंग पूल और ओशियन। तो हम जानते हैं कि सी, रिवर और जो ओशियन है ये तीनों क्या है? नेचुरल वाटर बॉडी हैं, यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक, तो इनमें जो हमारा आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है वो है क्या है? स्विमिंग पूल। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। अब देखिए यहाँ पे लीफ का, लीफ क्या है? लीफ एक नाउन है। ठीक है, इसका हमें प्लूरल फॉर्म पता करना है। तो आप, एक रूल है इंग्लिश में, आप इसे ध्यान रखें, जब भी किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आ जाए, ठीक है, जब भी किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आ जाए तो एफ एफ या एफ ई को हम रिप्लेस करते हैं क्या लगा के? भी ई एस लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो ऑप्शन बी है उसमें हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, LEAVES। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे हम एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम, हमारा करेक्ट ऑप्शन को तो हम फाइंड करेंगे ही अपने, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी ध्यान देंगे कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो क्यों इनकरेक्ट है। अगर हम ये पता कर ले कि हमारे 3 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं तो करेक्ट ऑप्शन ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें क्या है, इंग्लिश के बेसिक फंडा हमें क्लियर होने चाहिए, जिस हमें चारों ऑप्शन देखते ही पता, हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। सो दैट विल बी मोर एक्यूरेट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पिक द ऑड वन आउट।
ये और भी आसान है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये जो तीनों हैं क्या है, हमारे स्टेट्स के नाम हैं, और इंडिया जो है वो कंट्री है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। माई क्लास टीचर प्रीफर्स कॉफ़ी डैश टी। 4 ऑप्शन दिए हैं, टू, इन, विथ और ऑन। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से डिग्री में है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो सेंटेंस है ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। ठीक है, जो एडजेक्टिव यहाँ पे प्रेफर यूज हुआ है, ठीक है, वो कॉम्परेटिव डिग्री में है। ठीक है, और हम जानते हैं कि नॉर्मली कॉम्परेटिव डिग्री में हम दैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, दैन का। ठीक है, जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर दैन मी, तो हमेशा जब भी हम यूज करते हैं दैन का। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके कॉम्परेटिव डिग्री में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि प्रिफर या कोई और वर्ड है जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, इन्फीरियर, ऐसे अगर कोई वर्ड आ जाएं, ठीक है, जिसके लास्ट में आई ओ आर हो, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री में अगर ऐसे वर्ड आएँ जिनके लास्ट में आई ओ आर हो, जैसे मैंने बताया सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, इन्फीरियर, तो इस वर्ड में हम दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दैन की जगह पे क्या यूज करेंगे, टू। ठीक है, ये भी इंग्लिश का रूल है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माई क्लास टीचर प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ ऐसे भी दैन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, अगर दिया भी होता तो भी हम दैन को नहीं लिखते, हम टू यूज करते, क्योंकि प्रीफर या आई ओ आर वाले जो वर्ड्स हैं वहाँ पे हम टू लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टिन्यू। ठीक है, एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो कंटिन्यू का मतलब होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है कोई भी काम प्रोग्रेस में हो, चल रही हो, जारी है कोई भी काम। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिसकंटिन्यू। ठीक है, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है ये पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, व्हाट हैज गीता फाउंड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये करेक्ट है। दूसरा जो है, व्हाट डिड गीता फाइंड, ये हमारा है, देखिए पहला जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, करेक्ट है। दूसरा जो हमारा है, व्हाट डिड गीता फाइंड, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, व्हाट डिड गीता फाउंड, और चौथा है, व्हाट विल गीता फाउंड। चौथा हमारा क्या है, चौथा है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट हमारा कौन सा है यहाँ पे, व्हाट डिड गीता फाउंड। क्यों, क्योंकि जब भी हम डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, सो इसलिए ये इनकरेक्ट है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सेंटेंस नॉट करेक्ट, तो आंसर होगा सी, सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो हम क्लियर हो गए हमारा 3 ऑप्शंस क्यों सही है और ये वाला क्यों गलत है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ भी है, कोलकाता इज डैश देन मेनी अदर सिटीज़। यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, हमें यूज करना है। तो हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री, देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया है, पहला क्या है, बिग, बिग एडजेक्टिव यूज नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा है बिगर, तीसरा है बिगेस्ट, बिगेस्ट हमें पता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, जैसे कि बिग पॉजिटिव डिग्री में होता है, वैसे ही बिगेस्ट सुपरलेटिव में।
और मोर बिगर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आर लग जाए, ठीक है, जैसे लार्जर, ठीक है, तो अगर ई आर किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए तो इसका मतलब ही होता है मोर। तो इंग्लिश में 2 बार एक ही तरह के वर्ड जैसे मोर मोर या मच मच ऐसे यूज नहीं होते हैं, ये इनकरेक्ट इंग्लिश होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बिगर, ठीक है। हम ये रूल यहाँ पे एक इंग्लिश का याद रखेंगे कि अगर किसी भी वर्ड की एंडिंग ई आर से हो तो उसका मतलब ही होता है, ठीक है, कि मोर। इसलिए हम मोर बिगर या ऐसे वर्ड को, या मोर लार्जर, ऐसे वर्ड हम इंग्लिश में नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट दिस बुक, ये हमें इसका पैसिव करना है, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये कौन से टेंस में है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव हम जानते हैं बाई हुम लगा के, हम इसका अगर हु रहे तो बाई हुम लगा के हम उसका पैसिव करते हैं, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट अगर टेंस हो तो उसका जब हम पैसिव करेंगे, ठीक है, तो उसका रूल क्या होता है, ठीक है, कि पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले जो क्वेश्चन मार्क है उसका हमने बाई हुम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा या ऑक्सिलरी वर्ब वो होगा वॉज प्लस V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बाई हुम वॉज दिस बुक रिटन, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऑप्शन जो सी है वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी देखिए हमारा वही पैसिव वॉइस ही हमको करना है। कालिदास रोट द प्ले शकुंतला, ये देखिए ये भी हमारा जो टेंस है यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। द प्ले शकुंतला वॉज रिटेन बाई कालिदास। The play Shakuntala was being written by Kalidas. The play Shakuntala has been written by Kalidas. The play Shakuntala written by Kalidas, ठीक है। तो देखिए अब ऑप्शन जो हमारा डी है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज ही नहीं हुआ है पैसिव वॉइस में, क्योंकि जानते हैं जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन जो सी है हैज़ बीन रिटन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो बी है द प्ले शकुंतला वॉज बीइंग, ये क्या है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है? ऑप्शन ए। क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हमें सेंटेंस में हमें मिल रहा है। द प्ले शकुंतला हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा भाई कालिदास, ठीक है। सो ये हमारा पैसिव के रूल भी हम यहाँ समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखिए हमें आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है, इसको समझते हैं। राहुल इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ऑप्शन दिया गया है ए, एन और दी। तो आर्टिकल के यूज में देखिए एक रूल है, उसे समझें कि जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए कि वह क्या है तो आर्टिकल ए या एन लगेगा, द आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगेगा। आप याद रखें, जैसे कि पूछा जाए हु इज़ ही, वह कौन है, तो ही इज़ ए टीचर, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है।
कि वह कौन है, क्या करता है, ठीक है। तो जब ऐसा बताया जाए तो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, दी नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे दी का यूज नहीं होगा। अब ए और एन में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसके आगे एन आर्टिकल लगता है कोई नाउन, और अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके आगे ए लगता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं हम, ये आप यहाँ हमेशा याद रखें। तो जो ये वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ऑनेस्ट, ठीक है, ओ से होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो है इसमें एच जो है हमारा, एच जो है वो साइलेंट है, ठीक है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो एन होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी देखिए हमारा यूज ऑफ आर्टिकल ही है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, ही इज डैश ऑफन। देखिए यहाँ हम जो प्रोनाउंस करेंगे ORPHAN को वो ऑफन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर साइलेंट है। इंग्लिश का एक ये भी रूल है कि जब भी अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑफन होगा, ठीक है, हम ध्यान रखें। अब देखें यहाँ पे चूँकि प्रोनाउंसिएशन हमारा ओ से ही हो रहा है, ठीक है, और किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो हमारा जो आर्टिकल यहाँ पे लगेगा वो क्या होगा, एन। सो करेक्ट आंसर इज बी, एन, ही इज एन ऑफन। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए इट इज नॉट सच डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। यहाँ भी हमें आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ हम देखें हमारा जो प्रॉब्लम जो वर्ड है, प्रॉब्लम क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इसको जो बिग वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये समस्या जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम ये ध्यान देंगे कि अगर कभी कोई वर्ड ऐसे आ जाए, ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर नाउन लगा हो, जैसे कि प्रॉब्लम लगा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं लगा, तो ऐसे केस में भी, ठीक है, जैसे कि सच है, मेनी है, रैदर है, ऐसे वर्ड के बाद भी हम ए का यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिकल ए का, ए या एन का, दी का यूज वहाँ पे नहीं होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे कौन सा आर्टिकल, ए, इट इज़ नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम। क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ही इज डैश यूरोपियन। अब देखें इसको समझें, यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे बताइए। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वर्ड यूरोपियन, इसका स्टार्टिंग तो वॉवेल से है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो यू से बोलते हैं, यूरोपियन, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट से है, वॉवेल से नहीं है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डैश लेडीज़ आर नॉट अमेरिकन्स। ऑप्शन दिया है दिस, दैट, दीज और एनी। अब देखिए जो लेडीज़ है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। दिस जो है हमारा ये क्या है, सिंगुलर है, तो ये यूज नहीं होगा। दैट क्या है, ये भी सिंगुलर है, तो ये भी नहीं लगेगा। एनी क्या है, एनी भी सिंगुलर के लिए यूज करते हैं हम, तो एनी भी नहीं लगेगा। तो प्लूरल नाउन के लिए हम वर्ड यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या है, दीज, ठीक है। सो दीज लेडीज आर नॉट इंडियंस, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऑप्शन दिया है ऑल स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स तो यहाँ पे नहीं होगा, ईच स्टूडेंट होता है, ठीक है। हाँ, सी है स्टूडेंट्स और डी है ए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे दिया है इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है वो सिंगुलर के लिए यूज किया गया है। ऑल स्टूडेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स भी क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन जो ईच स्टूडेंट है
ठीक है, और ए स्टूडेंट भी है सिंगुलर ही, लेकिन यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो प्लूरल दूसरों से, ठीक है, अदर से, इसलिए यहाँ पे ए स्टूडेंट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ईच स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विल यू हैव डैश। देखें यहाँ भी हमें ऑप्शन दिया गया है इट और दीज। देखिए इट और दीज ये यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। इट जो है हमारा वो सिंगुलर और जो दीज है वो प्लूरल, तो ये नहीं होगा। दैट और देम, फिर वही केस है यहाँ पे, जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, दैट क्या है सिंगुलर और देम क्या है प्लूरल, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी दिया गया है दीज और दोज, यहाँ पे देखें दोनों ही प्लूरल है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और हमारा डी दिया गया है दिस और दोज, यहाँ भी वही केस है, दिस जो है हमारा क्या है सिंगुलर और दोज क्या है प्लूरल, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, दीज और दोज। सो विच विल यू हैव दीज और दोज, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखिए। डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे डिग्री है और कौन से डिग्री का यूज किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री का। पेन को कंपेयर किया गया है स्वॉर्ड से, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिस दैट द वन, सभी सिंगुलर है, पर कौन सा हम यूज करेंगे आइए समझते हैं। जब हम पेन को कंपेयर कर रहे हैं स्वॉर्ड से, तो हम ये देखेंगे कि जो स्वॉर्ड हमारा नाउन है, इस नाउन के पहले कौन सा एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। तो वहाँ पे नाउन के पहले क्या लगा है, द स्वॉर्ड। इसलिए हम जब यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, पेन के आगे भी तो द का ही यूज करेंगे, ठीक है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन ट्री इज देयर्स। आगे डैश है, देखिए ग्रीन ट्री, ट्री क्या है हमारा, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है, जो यहाँ पे ट्री को डिफाइन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। सो दीज क्या है, प्लूरल वर्ड है, नहीं यूज होगा। दिस भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। नहीं, दिस हमारा क्या है, यहाँ पे दिस सिंगुलर है, ठीक है, दीज नहीं है, ये दिस है, ठीक है। सो दिस क्या है, सिंगुलर। ऑल क्या है, ऑल भी प्लूरल है, नहीं यूज होगा। और नन ऑफ द अबव, तो जाने दीजिए। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, THIS दिस, क्योंकि दिस जो है वो सिंगुलर है, THIS दिस। ग्रीन ट्री इज देयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर बोस डैश यस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल यू वांटेड। अब देखिए ये हमारा कौन से टेंस में है, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए जो एक यस्टरडे वर्ड दिया गया है, यस्टरडे क्या है, टाइम एडवर्ब है, यह हमें एक टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। और ये नॉर्मली पास्ट टेंस के बारे में भी इंडिकेट करता है। और हम देखें यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा कंप्लीट जो सेंटेंस है ये किस में है, ये सिंपल पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो इसलिए जो हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे वो हम देखें, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो ऑप्शन ए क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हैज कॉल्ड जो है हमें पता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, हैव कॉल्ड भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगता है। वॉच कॉलिंग जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, ठीक है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी उसे हम कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। सो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While I was explaining how the motor worked, suddenly the electricity dash cut off। देखिए यहाँ भी, ठीक है, कंजक्शन लगा हुआ है, आइए हम इसे समझते हैं अब कैसे। While I was explaining, ये हमारा जो कौन सा टेंस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। आई वॉज एक्सप्लेनिंग हमें पता है, वॉज एक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, वर्ब में ING लगता है, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है।
तो इंग्लिश का एक रूल है कि जब पहला कोई सेंटेंस है और उसका वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। कंजक्शन लगा हुआ है अगर और वर्ड्स दो सेंटेंस जुड़े हैं, और पहला आप इसे याद रखें कि पहला अगर कोई सेंटेंस का पहला फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो दूसरा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हम देखें, सडनली द इलेक्ट्रिसिटी डैश कट ऑफ। यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम जानते हैं कि क्या लगता है, वॉज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉज। सडनली द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश द सूप टू सी इट नीड्स मोर सॉल्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी ठीक है प्रोनाउन दिया गया है शी इज, जो हमारा सब्जेक्ट है। इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और इज के बाद हम जानते हैं वर्ब में आईएनजी लगता है। सो टेस्ट हमारा वर्ब है और ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि बीइंग टेस्टिंग नहीं होगा, बीइंग टेस्टेड भी नहीं होगा और टेस्टेड भी नहीं होगा, ठीक है। वर्ब टेस्ट में आईएनजी लगा है बी में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी देखिए हमें वर्ब के करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। सो हम जानेंगे हमारा जो सेंटेंस है, सी हैड डैश मी, ये कौन सा टेंस है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैड हमें पता है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हम जानते हैं, ठीक है, कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हम हैड के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा करेक्ट, वो क्या होगा, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड, ठीक है। सी हैड डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, आई हैड बीन राइटिंग डैश 2 आवर्स। अब देखिए ये हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने आपको फर्स्ट में भी ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब ऐसा टेंस हो तो वहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ये कौन सा टेंस है। हैड बीन जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगेगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और दो प्रीपोजिशन लगते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में ही सिंस और फॉर। मैंने पहले ही बताया था कि सिंस का यूज हम लोग करते हैं जब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सिंस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 2 ईयर, एक कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम दिया है। तो जब कभी कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस आगे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।